नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम से सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ कर रही हूं जो अगर आप भी सोशल मीडिया पर हैं तो शायद आप भी उसका ध्यान रखते ही होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी और इमेज प्रोजेक्शन आज के दौर की जरूरत भी हो गई है, ट्रेंड भी हो गया है। अवतार में दिखाई दिए, कहां दिखाई दिए? दरअसल उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल में अपने हैंडल के कवर इमेज को बदल दिया है। योगी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कुछ इसी अंदाज में खड़े दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोई सामान्य बदलाव नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घोषणा पत्र है। योगी का यह कदम राज्य की जो नया बजट पेश किया गया, ऐतिहासिक बजट जिसे सरकार बता रही है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। 4 पॉइंट्स के जरिए इस तस्वीर को आपको समझाती हूँ। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र ने यूपी को हार्ड पावर के केंद्र के रूप में स्थापित किया, इसीलिए ये सामरिक शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी भूमिका की भी योगी आदित्यनाथ कई बार अपने भाषणों में जिक्र कर चुके हैं। राष्ट्रीय कद के रूप में कैसे देखा जा रहा है? पॉइंट नंबर 2, कानून व्यवस्था और विकास के लिए अक्सर योगी मॉडल की चर्चा की जाती रही है। योगी राज्यों के उन चीफ मिनिस्टर्स में शुमार किए जा रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत छवि है। तो ब्रह्मोस को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में अगर बीजेपी हैट्रिक बनाती है तो क्या पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में वो एक स्वाभाविक चॉइस हो जाएंगे। और सामरिक निवेश कैसे महत्वपूर्ण है? कवर फोटो बदलने की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ का बजट पेश होने के ठीक बाद ये कदम उठाया गया। इससे संकेत मिलते हैं कि यूपी सरकार सामरिक निवेश में भी आगे बढ़ रही है। और सुपरसोनिक केसरिया जो कलर है, ब्रह्मोस की तस्वीर को सुपरसोनिक केसरिया उड़ान से भी जोड़ा जा रहा है, यानी देश की सुरक्षा विकास का इंजन और साथ में हिंदुत्व का वो एजेंडा भी जिसे हमेशा योगी शीर्ष पर रखते हैं। और इसी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ एक सख्त प्रशासक की छवि में बुलडोजर मॉडल की आलोचना भी होती रही है और उस पर ताली बजाने वालों की भी कमी नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई आज फिर एक बार संभल में देखने को मिली, जहां अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ। लेकिन इसके पहले अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, बोले जनता बुलडोजर में बैक गियर लगा देगी। शासन का पीला पंजा एक बार फिर संभल पहुंचा। अब की बार निशाने पर है सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना एक मदरसा। गैर कानूनी तरीके से बने मदरसे को गिराने के लिए कैसे एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर पहुंचे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये देखिए कि बुलडोजर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा है। एक्स पर अखिलेश ने पोस्ट किया, भाजपा राज में सिर्फ बुलडोजर चलता है और कुछ नहीं। अब भाजपा के बुलडोजर की सीट पर जनता कब्जा करके बैक गियर डाल देगी। बहुत हुआ। अब फिर से संभल लौटते हैं, जहां नरौली इलाके में गुरुवार सुबह बुलडोजर पहुंच गया। संभल के नरौली में जहां पर सरकारी जमीन पर मदरसा बना लिया गया था, तो प्रशासन के द्वारा उन्हें पहले नोटिस दिया गया था और अब 67 के तहत बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरह से जो संभल प्रशासन है वो जहां पर जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, 2 बुलडोजरों के द्वारा यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई करने के बाद देखिए जो मदरसा है, जो मदरसा दिखा रहे हैं यहाँ पर, और मदरसे के बाद यहाँ पर अब इसके बाद दोनों बुलडोजरों के द्वारा इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जो चंदौसी के एसडीएम है उनका साफ तौर से कहना है कि इन्हें पहले नोटिस दिया गया था और इनसे इन्हें बताया गया कि इसे जो सरकारी जमीन है, जो रास्ते जो खासगी जमीन है सरकारी, उस पर जो मदरसा बना लिया गया तो उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा इस पर नोटिस के कार्रवाई की गई थी। और आज जो प्रशासन है वो 2 बुलडोजरों के द्वारा यहाँ पर 67 के तहत कार्रवाई करने पहुंचा। देखिए किस तरह से जो सुरक्षा को लेकर तमाम जो आसपास के मकान है उन पर भी पुलिसकर्मी तैनात है। संभल के एसडीएम का जो चंदौसी के एसडीएम है उनका साफ तौर से कहना है कि जहाँ पर कुछ मकान और जो मदरसे उनको लेकर के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के बाद अब उन्हें आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसे की दीवार को प्रशासन के बुलडोजर ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां बुलडोजर एक्शन देखते रहे। मौके पर किसी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस का भी खासा बंदोबस्त था। बुलडोजर अक्सर यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ा देता है। इस मुद्दे पर कई बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आए हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक्स पर सवाल उठाया था, क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। तो एक तरफ योगी ये कहते हैं कि बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता बुलडोजर पर कब्जा करके उसे बैक गियर में डाल देगी। दरअसल संभल को यूपी की राजनीति में एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार जहां बुलडोजर को शासन की सख्ती के प्रतीक के रूप में पेश करती है, वहीं विपक्ष इसे राजनीति का हथियार बताता है। आपको बताते हैं संभल में बुलडोजर एक्शन कब कब हुआ। 12 फरवरी 2026 यानी आज का दिन नरौली में अवैध मदरसे पर एक्शन। इससे पहले 14 जनवरी 2026 यानी बीते महीने बिचौली गांव में अतिक्रमण हटा दिया गया। 6 से 8 जनवरी के दौरान तालाब की जमीन पर एक्शन हुआ। 2 अक्टूबर 2025 अवैध मैरिज हॉल को गिराया गया। और ये सारे वो विषय हैं जिसको लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्माती रही है। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए याद करिए करीब 1 साल पहले टीम वहां पहुंची थी। वहां हिंसा हुई और उसके बाद से संभल चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ संभल को हिंदुत्व से जोड़कर बयान देते हैं, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर योगी आदित्यनाथ को एक सख्त प्रशासक की छवि में प्रोजेक्ट तो करता ही है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का एक और बयान है जो चर्चा में है। बयान क्या है? दरअसल उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में बड़े क्लियर कट आदेश दिए कि उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शा जाए, शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में होली और रमजान आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पर्व त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे हुड़दंगियों से अब प्रशासनिक बल सख्ती से निपटेगा। किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। किसी ने भी जबरन उत्पात मचाया तो उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। योगी की फोर्स उपद्रवियों और शरारती तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश में आगामी पर्व और त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और साफ कहा कि शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटे। उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक में योगी ने अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों में जो भी उत्पात मचाए उससे सख्ती से निपटे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मस्थलों के परिसर से बाहर अनावश्यक आवाज न जाए, इस पर नजर रखें। धर्मस्थलों के आसपास भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास की योजना बनाएं। साथ ही कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे। ऐसा नहीं है कि योगी ने पहली बार इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को लगातार योगी की तरफ से निर्देश हैं। कई बार कभी विधानसभा तो कभी मंच से योगी दोहरा चुके हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े कदम उठाएं। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो
आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को ही तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। पिछले दिनों योगी ने एक कार्यक्रम में अपराधियों को गोली मारे जाने के सवाल पर दो टूक जवाब दिया था। साफ कहा था कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस को भी पिस्टल गोली चलाने के लिए ही दिए गए हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। बहरहाल आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि और होली के त्योहार हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रशासन को अभी से ही अलर्ट कर दिया है। यूपी की राजनीति में आज अखिलेश यादव का कथावाचक राजन जी महाराज के बयान पर दिया गया बयान भी चर्चा में रहा, क्योंकि पिछले दिनों उनकी कथा के दौरान व्यवस्था की शिकायत थी और आरोप लगाया था कि उनके लोगों को धमकी दी गई है। अब क्योंकि मामला गोरखपुर का है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, ऐसे में आज अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया ने कैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया। हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे, के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो मार कर दिखाओ। राम कथावाचक राजन जी महाराज ने ये चुनौती कुछ दिन पहले दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजन जी महाराज के इस माई का लाल चैलेंज को राजनीतिक बाण पर सवार करके दोबारा जिंदा कर दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, बात ये नहीं है कि बवाल हुआ, बात यह है कि किसने होने दिया। कहीं ये मामला एक म्यान में दो तलवार या एक हाट में दो दुकान के झगड़े वाला तो नहीं है। अपने गृहनगर में ही अपना विरोध देखकर उनको भी दुख हुआ जो दूसरों के दुख दूर करने की बात करते हैं। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है नाना, ई तो डीएम होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। अखिलेश जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो 29 जनवरी की है। राजन जी महाराज गोरखपुर में राम कथा कह रहे थे। बताया जाता है कि कथा के दौरान मंच पर चढ़ने और राजन जी महाराज से मिलने को लेकर आयोजकों और राजन जी की टीम के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान राजन जी महाराज के लोगों के साथ अभद्रता हुई। अभी कल कथा में कुछ बवाल हो ही गया। यहाँ पर मंच पे चढ़ने के लिए हमने चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते किस बात का है? ये घटना मेरे घर में घटी है, गोरखपुर हमारा घर है। अखिलेश यादव के करीबियों का दावा है कि एक हाट में दो दुकान का मतलब हुआ जो ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ विवाद है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर विवाद चल रहा है उसमें भी कोई कार्रवाई ठोस तरीके से नहीं हो रही और इसीलिए राजन जी महाराज जैसे व्यक्ति को धमकी दी जाती है। राजन जी महाराज का दावा है कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर राजन जी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते या मुख्यमंत्री राजन जी महाराज को पसंद नहीं करते तो राजन जी महाराज ये बात क्यों कह रहे हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम होंगे और 29 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कथावाचकों का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव होता है। राजन जी महाराज की कथा में भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार राजनीति से जुड़े लोग भी राजन जी महाराज की कथा में दिखे हैं। ये पूरी घटना जनवरी के आखिरी सप्ताह की है और इस मामले पर हमने कथा के आयोजक अशोक शुक्ला से भी बात की, जिसमें उनका साफ कहना था कि कथावाचक राजन जी महाराज को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे, के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। जो श्री राम का वर्णन कर रहा है
और अगर वो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो अशोभनीय है। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि यह गोरखपुर की धरती है, यहाँ माई के लाल ही पैदा हुए हैं, यह शब्द उनको नहीं कहना चाहिए था। क्या लग रहा है गोरखपुर वालों को धमकी दे रहे हैं? ऐसा भी गोरखपुर वाले को कोई धमकी दे नहीं सकता है, कोई भी हो इस धरती का। मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये पूर्वांचल वीरों से खाली नहीं है। और जहाँ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ स्वयं विराजमान बैठे हुए हैं, पूर्वांचल के पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज सनातन के पुरोधा, जो 500 साल तक भारत में इतिहास में नहीं हुआ, वो योगी आदित्यनाथ महाराज के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। बंगाल में चुनाव सर पर है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, जिसका ऐलान हुमायूं कबीर ने किया, उसका निर्माण शुरू कर दिया गया है और आज उन्होंने 22 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। इस बीच बीजेपी लगातार कह रही है कि बाबरी का निर्माण किसी सूरत में नहीं करने देंगे। बाबरी वाली सोच इस देश में सच नहीं हो पाएगी। लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच बंगाल में राजनीतिक तापमान ऊपर जा रहा है। हुमायूं कबीर सड़कों पर, और जो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, उनका निशाना जो है वो विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर विक्ट्री साइन दिखाते हुए। ये तस्वीर देखिए, सबसे आगे खड़े होकर बाइक चला रहे हुमायूं कबीर जोश से भरे हुए हैं। जोश इतना हाई है कि न सिर्फ बाइक से स्टंट कर रहे हैं, बल्कि विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। और तो और सिर से हेलमेट भी गायब है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और इसके अगले ही दिन हुमायूं कबीर ने ये यात्रा निकाली। हुमायूं ने नादिया के पलाशी से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उसी जगह तक जहां तक कल बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद निकाले गए इस यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने एनडीटीवी से बात की। हमने उनसे पूछा कि निर्माण शुरू होने के ठीक एक दिन बाद इस यात्रा के क्या मायने हैं। हुमायूं ने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, ये उनको जवाब है। ये जो यात्रा आप निकल रहे हैं, मैसेज किसके लिए है? बयान आपको किसको देना चाहते हैं? संदेशा के क्या लोगों से जुड़ने? जिनको बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहा है, उनको विरोध जो बात कर रहा है, इनको मैसेज देने के लिए ये बाबरी यात्रा। योगी की चेतावनी को लेकर हुमायूं ने कहा कि अगर उन्हें हिम्मत है तो फिर मुर्शिदाबाद आएं। मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि ये बाबर का नाम है इसीलिए ऐतराज है, तोड़ देंगे, इस तरीके से बयान आ रहा है। क्या उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना। वो यूपी का मुख्यमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी बाबरी मस्जिद को खिलाफ ही चल रहा है, तो उनको भी सबक सिखाएगी, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। बहरहाल हुमायूं ने जोशो खरोश के साथ ये यात्रा निकाली, जिसमें दावा किया गया कि हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आगे बाइक का काफिला था और उसके पीछे कई कारें चल रही थीं। हुमायूं बाइक पर न सिर्फ सबसे आगे चल रहे थे, बल्कि खुद की बाइक चला रहे थे। इधर हुमायूं कबीर जोश से लबरेज हैं, तो उधर बीजेपी बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि किसी ने बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की तो उसे रौंद दिया जाएगा। पूरा देश ये देख रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल ये देख रहा है, और इतना हिम्मत किसी का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बावजूद अगर किसी ने दोबारा हिंदुस्तान में सर उठाने का कोशिश करे, अगर किसी ने बाबरी मस्जिद बनाने का कोशिश करे, तो उसको रोन दिया जाएगा। और ये करने के लिए बंगाल की जनता काफी है, पूरा देश टूट पड़ेगा। फिर से हम लोग इस देश को ऊपर उस बाबर का नाम और निशान रखने नहीं देंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, आप कह रहे हैं। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा वो प्लान बी है। प्लान बी है, जो हो रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कुछ मौलाना भी इसका विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मुफ्ती नजमुल हक ने कहा कि बाबरी के खत्म होने की इच्छा नकली बाबरी बनाने से कभी पूरी नहीं होगी। बाबरी के खत्म होने की इच्छा हुमायूं कबीर के नेतृत्व में नकली बाबरी बनाने से कभी पूरी नहीं होगी। भारत में कितनी मस्जिदें और मदरसे हैं,
लेकिन किसी को किसी मस्जिद के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ी। हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम पर मार्च करना चाहते हैं। धर्म इसका समर्थन नहीं करता। मस्जिद को मस्जिद ही रहने दो। बाबरी नाम रखने से अलग ही बू आती है। কয়েকটা ছোটখাটো গোলমালের কারণে এনআইর অ্যাক্টিভিটি সেখানে বেড়েছে। एक तरफ इधर बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद जोरदार सियासत हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक सियासत गर्म है। योगी यूपी से बाबरी मस्जिद को लेकर खुली चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चुप हैं। ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। आपको सुनाते हैं कि 2 दिन पहले योगी ने किस तरह चेतावनी दी थी। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। बहरहाल बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत काफी गर्म है। हुमायूं कबीर और बीजेपी की तरफ से जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। मौलाना भी इसमें कूद पड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि ममता बनर्जी का कुछ नहीं बोलना आखिर क्या इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हुमायूं कबीर के बयान किस तरह से राजनीतिक पारा चढ़ा रहे हैं, उसमें आप ये भी देखिए कि वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उस पर उनसे सवाल पूछा गया इसी 22 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान, और इसे लेकर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, पहले भी गाया जाता रहा है, आज भी गाया जाना चाहिए, आगे भी गाया जाता रहेगा। वंदे मातरम पूरा देश में लागू होना चाहिए और उसका 6 लाइन, पहला 6 लाइन हर जगह में, हर सरकारी प्रोग्राम में कहना है। इस बार में क्या कहेंगे? वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, वो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम भारत का सब आदमी बोलने का क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समर्थन कर रहे हैं? हाँ, वंदे मातरम तो भारत का पहले से ये स्लोगन है, अभी तक रहेगी, अगले दिन तक रहेगी। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बड़ी खबर संसद से। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है? पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। देश की राजनीति से, संसद से आज एक बड़ा सवाल निकलकर यह आया कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है। हालांकि सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं देने का, उस पर नोटिस नहीं देने का फैसला दिया, लेकिन इस बीच लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की संसदीय समिति से जांच कराई जाए। अब जरूरत पड़ने पर उनकी सांसद सदस्यता को खत्म करने पर भी विचार हो, ये ऐसा उन्होंने मांग की है। लेकिन आगे होगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच अब स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने इसके लिए कई कांग्रेस के सांसदों से बात की है और उनसे ये आग्रह किया है कि राहुल गांधी को नियमों के बारे में बताएं ताकि उन्हें सदन के नियम की जानकारी हो। कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीज है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने को लेकर जब बात हो रही थी तब संसद परिसर में राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछा। इस पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को ही सलाह दे डाली कि थोड़ा तो काम किया करो। बीजेपी नोटिस तो नहीं लाएगी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी की तरफ से
बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने बुधवार रात को ही राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटा दिए थे, लेकिन बीजेपी को ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं लगी। इसलिए चीफ व्हिप संजय जायसवाल की ओर से अलग से नोटिस दिया गया है। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो नहीं दे रही है, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन दायर किया है। ये प्रक्रिया सामान्य नोटिस से अलग होती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और मतदान होगा और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता तक प्रभावित हो सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की जांच के लिए संसदीय समिति बनाई जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी सांसद सदस्यता खत्म करने पर भी विचार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर ऐसे बयान दिए जो देश की एकता और संस्थाओं की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। बहरहाल बजट सत्र के दौरान सदन में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर सियासत गर्म है। बीजेपी इसको लेकर जहां आर पार के मोड में है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी का बर्ताव अर्बन नक्सल की तरह है। सोरोस फाउंडेशन से राहुल गांधी के रिश्ते हैं, ये बयान निशिकांत दुबे ने दिया है। तो देखिए, जो लगातार हम कह रहे हैं कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कड़वाहट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत दुबे एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। तो संसद में आरोप प्रत्यारोप में कड़वाहट और एग्रेशन का कुछ मिजाज इस वक्त ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं, उनसे हम इस पर और डिटेल लेंगे। मनोरंजन जी, सवेरे से लेकर शाम हो गई, अंधेरा ढल आया है, लेकिन ये कड़वाहट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे ये गतिरोध टूटेगा, सवाल बना हुआ है। अब निशिकांत दुबे नया ले आए हैं कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से हैं, अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं, कैसे टूटेगा गतिरोध? देखिए, ये तो चलता रहेगा जब तक संसद की कार्रवाई कल तक है, उसके बाद रिसेस होगा, फिर बजट सत्र का अगला भाग शुरू होगा, तो ये तब भी आपको देखने को मिलेगा। जो आज निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन दिया है, सबसे पहली बात है कि कोई भी सदस्य किसी भी नियम के तहत मोशन दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चेयर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका वो पीस ऑफ पेपर है, कागज है, बस उस पर कुछ नहीं हो सकता। सबसे मजेदार तब होता है यदि सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से प्रिविलेज मोशन लाया जाता, और प्रिविलेज मोशन यदि लाया जाता तो एक सीरियस एफर्ट होता, लेकिन सरकार ने उसको ड्रॉप कर दिया और उसके बजाय सरकार की तरफ से ये मोशन मूव किया गया है कि कुछ वर्ड्स को हटा दिया जाए, उनकी जो बात उन्होंने कही है प्रोसीडिंग से। प्रिविलेज मोशन के तहत प्रावधान है कि यदि आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपकी कार्रवाई तक जा सकती है। आपको बता दूं कि अभी एक तो इस सेशन में देखें प्रिविलेज कमेटी भी नहीं बनाई गई है, 2 साल हो गए, तो प्रिविलेज कमेटी के पास मोशन जाएगा, वो एग्जामिन करेगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाएगी, उससे पूछेगी, फिर वो रिकमेंड करेगी, हाउस उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद हाउस तय करेगा कि कौन सी सजा देनी चाहिए। आपको बता दूं 1978 में इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने इसी तरह प्रिविलेज मोशन के तहत उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब वो नहीं लाया जा रहा है। अब जो भी मोशन लाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि स्पीकर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपने बड़ी बात बताई, लेकिन अब इसमें तो कई टेक्निकल पेज भी अभी दिखाई दे रहे हैं कि संसदीय समिति ही नहीं है, वो बनेगी, फिर उसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच अब कल ही आखिरी दिन है,
उसके बाद फिर जब सेकंड फेज शुरू होगा बजट सेशन का, तो फिर देखना होगा कि उस समय तक कैसे परिस्थितियां जाती है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, जिस तरह से सरकार ने पहले कहा, किरण रिजिजू आए, उन्होंने कहा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन फिर वहां से ये डिसाइड किया कि नहीं लाएंगे। तो सरकार के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये था कि अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले आए तो फिर विपक्ष के साथ में एक सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा का पूरा बजट सत्र ही धुलने की संभावना है। देखिए, आप एलओपी के साथ यदि ऐसा करेंगे तो आप एक मौका देते हैं कि सारा विपक्ष जो है एकजुट हो जाए। अब देखिए, एक और मोशन जो है हाउस के सामने पड़ा हुआ है जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ है। उसमें देखिए बाकी डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसमें तृणमूल नहीं है। लेकिन आप यदि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने देने वाली बात को आप याद करें, जो राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ था, तो उसमें टीएमसी भी साथ थी और सारा विपक्ष यूनाइट था। तो इस बार विपक्ष की भी संख्या जो है अच्छी खासी है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जो है रोज आपको इस तरह को देखने को लगातार मिल रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स लेते रहेंगे आगे। लेकिन देखिए, संसद में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आपको याद होगा किरण रिजिजू ने कल आरोप लगाया था कि स्पीकर के चैंबर में जाकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उनके साथ बदसलूकी की। आज रिजिजू साहब ने वीडियो रिलीज किया और तस्वीर में कांग्रेस सांसद दिख रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि सांसद स्पीकर के चारों ओर खड़े हैं, स्पीकर ओम बिरला कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी तरफ किरण रिजिजू भी खड़े हैं। बातचीत हालांकि साफ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन बीच बीच में एक सांसद मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कह रही हैं और ऐसा सुना जा रहा है वीडियो में। तो ये तो बात थी संसद को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र से खबर क्या है? एनसीपी के दोनों गिटों के विलय को लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें क्या कुछ हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि 12 फरवरी यानी आज के दिन विलय होना था। हमने इस पर सुप्रिया सुले से बात की और उनसे बात करके जो समझ आया कि विलय को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अट्ठाईस जनवरी को विमान हादसे में हुई अजित पवार की मौत के बाद एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था, और सवाल ये कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा, और अगर विलय होना है तो कब होगा। जितनी तेजी से ये चर्चा उठी और कुछ तारीखें भी सामने आई कि इस दिन दोनों गुटों का विलय हो सकता है, उतनी ही तेजी से अब ये मामला साफ भी हो रहा है कि दोनों गुटों का विलय अब मुश्किल है। 31 जनवरी को सुनेत्रा की शपथ से पहले विलय को लेकर जोरदार चर्चा थी, लेकिन जैसे ही शपथ हुआ शरद गुट की तरफ से सवाल उठने लगे। धीरे धीरे तलखी भी बढ़ी और अब लगभग साफ हो गया कि विलय होना बहुत ही मुश्किल है। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने सुप्रिया सुले से विलय को लेकर कई सवाल पूछे। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा, अब दादा यानी अजित पवार नहीं रहे, दादा थे तो अलग बात थी, आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। मर्जर के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, मर्जर होगा। ठीक है, अभी दादा ही नहीं रहे तो इस बारे में क्या बात करनी है। तो मेरे ख्याल से दादा थे तब बात अलग थी, बहुत सारी चर्चा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यदि दादा रहते तो आज के दिन ही मर्जर होना था, 12 तारीख को। दादा तो है नहीं अभी, देखते हैं ना। तो क्या मर्जर का नहीं होगा? देखते हैं जल्दी क्या है। अभी तो मेरे भाई को गए हुए 15-20 दिन, 15 दिन 16-17 दिन ही तो हुए। थोड़ा हम सब उस दुख में हैं, उसे बाहर तो पड़े, फिर देखिए। नहीं, मैं समझता हूँ आप दुख में, लेकिन आप तो देखिए कि 4 दिन बाद शपथ भी हो गया वहाँ पे। ठीक है, जिम्मेदारी की काम होते हैं, लेकिन मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन अभी तो 15-16 दिन तो हुए, देखिए थोड़ा टाइम देंगे, देखते। मर्जर यानी विलय को लेकर जब बातें शुरू हुईं, तो एक और सवाल लोगों के मन में था। और बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पड़ोसी देश से बांग्लादेश में आज वोटिंग हुई और उसके बाद वोटिंग पूरी होने के बाद गिनती जारी है वोटों की। 50% मतदान हुआ है, लेकिन इस चुनावी हिंसा में जो इस दौरान हिंसा हुई उसमें 7 लोगों की मौत भी हुई है। नतीजों में वक्त ज्यादा लग सकता है। हालांकि खबर इस तरह की थी कि कल सवेरे तक की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। और जानकारी के सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, खबर आ रही है कि नतीजे पता करने में वक्त ज्यादा लग सकता है, क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक ये पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो पाएगी, किसकी सरकार बन रही है?
देखिए, बीएनपी तो कॉन्फिडेंट है कि उनका सरकार बन रहे हैं, जमात का भी उम्मीद है कि उनका भी सरकार बन जाए, तो उम्मीद पे सब टिके हुए हैं। लेकिन इस समय जो एक विषय है वो ये है कि इस बार आप जानते हैं कि 2 चुनाव हुए हैं। 2 चुनाव का मतलब एक चुनाव और एक जनमत संग्रह, तो इसमें इसीलिए समय लग सकता है कि दोनों चीज़ों का काउंटिंग होगा। चुनाव नए सरकार चुनने के लिए और जनमत संग्रह हो रहा है जुलाई चार्टर जो था उस पर मोहर लगाने के लिए। तो ये जो जनमत संग्रह है इसका भी काउंटिंग साथ साथ चलेगा। तो हर जगह काउंटिंग का प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि काउंटिंग प्रोसेस में 2 बार काउंट किया जाएगा, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद इस बार काउंटिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। साथ साथ 50% जैसे आपने कहा 50% के आसपास वोटिंग हुआ है। तो बांग्लादेश में आज कुछ जगह पे हिंसा हुआ है, कुछ जगहों पे कुछ एक बीएनपी लीडर की एक जगह पे उनका डेथ हुआ है और कई सारे घटना सामने आए हैं। लेकिन अगर पूरी पिक्चर देखें तो ऐसे बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये पीसफुल इलेक्शन था। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ये नए बांग्लादेश का जन्म है और ये ईद जैसा माहौल है, चुनाव का एक माहौल है जो फेस्टिव माहौल है, उसे ईद जैसा माहौल है। फिलहाल आपका धन्यवाद सौरभ इस जानकारी के लिए। इसी के साथ सवाल इंडिया में आज न्यूज रूम से इतना ही। वक्त हमारे ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।